हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ए न्यू लर्निंग वीडियो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइस स्ट्रक्चर एनालिसिस कि किस तरीके से हम एक प्राइस स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं और इसको करते हुए हम यूटिलाइज करेंगे वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद चेंज ऑफ कैरेक्टर कि कैसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है और कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। उसके बाद हम वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग रीड करना स्टार्ट करेंगे एक अक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज को, और साथ में देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी इवेंट्स होती है और उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। सेकंड, क्या क्या वाइकॉफ फेजेस होते हैं और उन फेजेस को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं या किन फेजेस को हमें ट्रेड करना चाहिए, किन को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे एक रीअक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज को रीड करने कि रीअक्यूमुलेशन और अक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। अक्यूमुलेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग रेंज क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या वाइकॉफ इवेंट्स होती हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं और उन फेजेस का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे हम उस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वी विल सी द रीडिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग रेंज। ये सब इस वीडियो का कंटेंट रहने वाला। हो सकता है हम डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन को इसमें कवर ना कर पाएँ या डिटेल्स में ना कर पाएँ, तो एटलीस्ट एक्यूमुलेशन को हम यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वाइकॉफ मेथोडोलॉजी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक केस स्टडी के साथ में। जब हम इस मेथोडोलॉजी को रीड कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि एक एनवायरनमेंट, जैसे ही हम प्राइस को रीड करते हैं तो प्राइस किसी भी स्टॉक का आप देखेंगे वो दो एनवायरनमेंट में होता है, या तो ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में होगा या फिर एक नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में होगा। प्राइस नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट से ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में कब चला जाएगा या कब जाना चाहिए, उसके बीच में क्या एक स्विच होता है। सेकंड, जब ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में होता है तो कब वो स्विच करने वाला है नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में। ये हम बिफोर हैंड आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं यूजिंग वाइकॉफ मेथोडोलॉजी। और ये जो स्विच है दोनों एनवायरनमेंट के बीच में, इसी स्विच को बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है। इस टाइम से पहले जिस पैटर्न में प्राइस चल रहा था उस पैटर्न में शायद अब ना चले और एक नए ट्रेडिंग रेंज या नई ट्रेंडिंग पैटर्न में चला जाता है वहाँ से। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट है, उसके बाद फिर एक नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, फिर एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट, फिर एक 3 से 4 साल का नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट, एक और ट्रेंडिंग, नॉन ट्रेंडिंग एंड ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट, और अभी हम जो चल रहे हैं नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें वाइकॉफ मेथोडोलॉजी कैसे यूज़फुल है देखते हैं बेसिक के साथ में। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें एक ट्रेडिंग रेंज में 2 बार देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट जो होता है वो इन द ट्रेडिंग रेंज, कि जब ट्रेडिंग रेंज में प्राइस एंटर करता है, और सेकंड टाइम जो होता है वो आउट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। अब इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों बोलते हैं, तो इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ये एक एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज है। इससे पहले कि हम प्राइस मूवमेंट को देखते हैं तो हमें एक क्लियरली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। इस डाउन ट्रेंड को और डीपली ऑब्जर्व करें तो लास्ट में एक बहुत ड्रामेटिक फॉल देखने को मिलता है, जिसको जो एंड होता है एक सेलिंग क्लाइमैक्स, SC मतलब सेलिंग क्लाइमैक्स। और उसके बाद एक रैली अपीयर होती है जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे ऑटोमेटिक रैली। ये सब क्यों होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्यों होती है, उसको भी हम रीड करते हुए चलेंगे। पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने इसको क्यों बोला है। तो यहाँ पे प्राइस ने अपना बिहेवियर कुछ चेंज कर लिया, कि पहले अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉल और फिर एक अटैम्प्ट टू रैली, फिर फॉल, एक अटैम्प्ट टू रैली, एक छोटा सा बेस डेवलप होता है और फिर प्राइस उसके नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है और हमें एक फाइनल अटैम्प्ट नीचे की तरफ देखने को मिलता है जो काफ़ी क्लाइमैक्टिक होता है। तो इस सेलिंग क्लाइमैक्स की अगर हम बात करें, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो इसके अंदर हमें वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्लस वीक हैंड्स इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं दोनों यहाँ पे कैप्चुलेट करते हैं। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि यहाँ पे हम बिग स्प्रेड देखने को मिलता है, यानी कि स्प्रेड इंक्रीज हो जाते हैं कंपेयर टू प्रीवियस रिएक्शंस, यानी कि हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है कि यहाँ पे गैप्स देखने को मिल सकते हैं कैंडल्स के बीच में, यानी प्राइस कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है।
फोर्थ है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जो यहाँ पे होता है उसके पीछे इंक्रीज इन सप्लाई तो होता ही है, बट इंक्रीज इन डिमांड होता है। और यहाँ पे जो सप्लाई इंक्रीज होती है वो होती है वीक हैंड्स की तरफ से, और जो इंक्रीज इन डिमांड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ से। और इसके बाद में एक ऑटोमेटिक रैली डेवलप होती है। उस ऑटोमेटिक रैली डेवलप होने का रीज़न होता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स जिनकी शॉर्ट पोजीशन थी वो अपनी पोजीशन को कवर करते हैं, प्लस यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स की बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये दोनों फोर्सेस रिजल्ट करते हैं इस ऑटोमेटिक रैली के डेवलपमेंट में। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि किस किस टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से वो डिफरेंट होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनके प्लस पॉइंट्स होते हैं उनके पास में, क्या उनके पास नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो इनका बहुत बिग साइज होता है और इनके पास टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। ये 1-2 साल तक अपनी पोजीशन आराम से डेवलप करते हैं ट्रेडिंग रेंज में और फिर उसको एंजॉय करते हैं प्रॉफिट्स को आने वाले 4-5 साल तक। बट इसी तरीके से अगर ITFs को ऑब्जर्व करें तो ITFs का जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होता है वो डिफरेंट होता है, उनके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर होता है और उनका साइज़ जो होता है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर से कम होता है और उनके सिग्नेचर हमें मिलते हैं ट्रेंड इनिशिएट होने के बाद में और ट्रेंड ख़त्म होने के बाद में। तो ये डिफ्रेंशिएशन डिटेल्स में पिछली वीडियो से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोकस करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। तो यहाँ पे इस ऑटोमेटिक रैली में क्या चेंज हुआ, अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहले जो रैलीज होती थी उनका साइज काफ़ी कम होता था कंपेयर टू दिस ऑटोमेटिक रैली। तो यहाँ पे अप डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे जो होगा कि इंक्रीज वॉल्यूम देखने को मिलेगी, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बाइंग करते हैं। थर्ड जो यहाँ पे हमें हिंट मिलता है देखने को कि स्प्रेड्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्टेड है और वो हर प्राइस पे इंटरेस्टेड है। तो आपको बिग कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। इन तीनों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑटोमेटिक रैली को। तो यहाँ हमें कुछ इस तरीके का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि सेलिंग क्लाइमेक्स लो से और ऑटोमेटिक रैली के हाई से हम पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब आने वाले समय में 95% ऑफ द टाइम इन्हीं दो लाइंस के बीच में प्राइस अपना स्पेंड करने वाला है। तो हमें पता लग गया चेंज ऑफ कैरेक्टर से कि अब जो प्राइस है एक नॉन ट्रेंडिंग जोन में जा सकता है काफ़ी टाइम तक। तो हमारे लिए इसका बेनिफिट क्या है कि हम यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन ना बिल्ड करें, बल्कि शॉर्ट स्विंग पोजीशन को ही हम यहाँ पे इनिशिएट करें और टाइमली उनको कवर कर लें और लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर करके अपना टाइम और मनी इसमें वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें बिफोर हैंड पता है कि लंबे समय तक ये जो प्राइस है नॉन ट्रेंडिंग जोन में जाने वाला है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर कंक्लूड कब होता है, तो इसी सीक्वेंस में ऑटोमेटिक रैली के बाद में नेक्स्ट जो एक रिएक्शन आती है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टेस्ट। ये टेस्ट होता है सेलिंग क्लाइमेक्स का कि उस लेवल पे अभी और कितनी सप्लाई पेंडिंग है। तो ये जो सेकेंडरी टेस्ट है ये हमेशा फेल होता है और फेल सेकेंडरी टेस्ट एक सक्सेसफुल टेस्ट होता है। सेकेंडरी टेस्ट हमें 3 टाइप से देखने को मिल सकता है। सबसे फर्स्ट सेलिंग क्लाइमेक्स से एक हमें हायर लो देखने को मिलेगा। सेकंड जो होता है कि हमें सिमिलर लो देखने को मिल सकता है। और थर्ड जो है कि हमें लोअर लो देखने को मिल सकता है सेलिंग क्लाइमेक्स से। और ये तीनों ही एक सक्सेसफुल सेकेंडरी टेस्ट है। डिफरेंस इनमें सिर्फ इतना है कि जो सेकेंडरी टेस्ट लोअर लो कमिट करता है और ये लोअर लो है जो स्लाइटली लोअर लो होना चाहिए, नहीं कि यहाँ से 30% 40% नीचे लोअर लो है। तो ये जो लोअर लो कमिट करता है ये सजेस्ट करता है एक फर्दर वीकनेस को कि अभी और भी सप्लाई अवेलेबल है। इस सेकेंडरी टेस्ट के कंप्लीशन पे हमारा फेज़ ए कंप्लीट हो जाता है। जो वाइकॉफ मेथोडोलॉजी में फेजेस होते हैं तो इसको हम फेज़ ए बोलते हैं। और इसके पीछे का जो इंटेंशन होती है वो होती है स्टॉपिंग एक्शन की प्रीवियस जो ट्रेंड है, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो इसको स्टॉप करना, ये इंटेंशन होती है फेज़ ए के पीछे। सेकंड टाइम हमें जब चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है तो वो हमें मिलता है आउट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। और ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ये पार्ट होता है इस नए अप ट्रेंड का। इसको अगर हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करें कि ये कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर है,
तो हम इस रेंज में रैलीज़ को अगर देखना स्टार्ट करें, सबसे पहली रैली जो है इसमें ऑटोमेटिक रैली, उसके बाद हमें फेज़ बी में मल्टीपल रैलीज देखने को मिलती। ये जो रैली है जिसको हमने नाम दिया है साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली, SOS यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली है। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये सबसे लार्जेस्ट रैली है इस ट्रेडिंग रेंज में। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि प्राइस ने अपना बिहेवियर फिर से एक बार चेंज कर लिया है, और इसके बाद जो रिएक्शन अपीयर होती है, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्रीवियस रिएक्शन से काफ़ी डिफरेंट है। ये जो रिएक्शंस थी हमारे पास, ये थी वर्टिकल रिएक्शन जो कि डाउनवर्ड ट्रैवल करती, बट यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रिएक्शन यहाँ में देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस है इस रैली रिएक्शन में और प्रीवियस इस रेंज में जो रैली जो रिएक्शन देखने को मिली है, तो इसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली बोलते हैं। अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली अगर बाद में आपसे कोई पूछा जाए कि क्या होती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली, तो इसकी जो डेफिनेशन है कि जो सेलिंग क्लाइमैक्स के लोज से स्टार्ट करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर कमिट करती है, वहाँ पे सस्टेन करती है और रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है एज ए सपोर्ट, तो उस रैली को हम बोलते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली। इस तरीके से हमें एक चेंज ऑफ बिहेवियर यहाँ देखने को मिलता है प्राइस को। तो ये हमारा एक नया चेंज ऑफ कैरेक्टर है जो आउट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है। तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें पता लग जाता है कि कब प्राइस ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट से नॉन ट्रेंडिंग में जाने वाला है और कब प्राइस नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट से ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में जाने वाला है। अब जब एक नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में जब हम रीड करें, जब हम स्टडी करें, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि बायस क्या हो सकती है इस ट्रेडिंग रेंज की। क्या ये यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा या यहाँ से डाउन ट्रेंड जाएगा, यानी कि ये जो ट्रेडिंग रेंज है ये एक्यूमुलेशन है या ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड चीज़ जो हमारा मोटिव है इस पर वो है टाइमिंग। हमें टाइम करना है कि कब ये ट्रेडिंग रेंज ख़त्म होने वाली है और कब फिर से प्राइस जो है ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में जाने वाला है। और थर्ड जो हमें आइडेंटिफाई करना, वो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट, कि अब जो प्राइस जिस ट्रेंड में जाने वाला है तो प्राइस का कैरेक्टर क्या होने वाला है, किस तरीके से प्राइस ट्रेवल करने वाला है। तो इन तीन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे वाइल रीडिंग ए ट्रेडिंग रेंज। और जब हम ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड में थे, तो जब भी हम ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में होते हैं तो यहाँ पर भी हमारा मोटिव सिमिलर है कि हमें आइडेंटिफाई करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर को, क्योंकि यहाँ से हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि प्राइस कब फिर से एक नॉन ट्रेंडिंग रेंज में जाने वाला है। और ये हेल्प करता है हमारी काफ़ी टाइम सेव करने में कि हम कैसे बच सकते हैं एक ट्रेंडिंग रेंज में फंसने से और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट को। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीपल चार्ट दिखाए थे कि जिनमें सभी में आपको एक ट्रेडिंग रेंज दिखती है और उसके बाद एक काफ़ी बड़ा मूव दिखता है 4x 5x 10x यहाँ तक कि 200x तक की मूव मैंने आपको शो किए थे। तो ये सिग्निफिकेंस है एक ट्रेडिंग रेंज को रीड करने का, और जितना बड़ा यहाँ पे बेस डेवलप होता है उतना ही बड़ा हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इस ट्रेडिंग रेंज में कुछ वाइकऑफ इवेंट्स होती हैं और वाइकऑफ के कुछ फेजेस होते हैं, तो उनको हम डिफाइन करते हैं कि क्या वाइकऑफ फेजेस होते हैं और कौन सी वो इवेंट होती है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स के बारे में हमने बात किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, ऑटोमेटिक रिएक्शन हम देख चुके हैं और सेकेंडरी टेस्ट हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं फेज सी प्लस डी में जो हमारा एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है आउट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, ये हमें देखने को मिलता है फेज सी प्लस डी में। तो यहाँ जो शो किया है मैंने, ये जो है ये यहाँ पे फेज सी है और ये जो पार्ट है ये है फेज डी। फेज सी और डी जो होता है वो आने वाले अप ट्रेंड का ही पार्ट होता है और ये हमारे लिए सबसे सूटेबल ट्रेड है, सबसे सूटेबल फेज है ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। और यहाँ से हम कोई छोटी मोटी स्विंग ट्रेड नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेड हमेशा इनिशिएट करना पसंद करेंगे। हम यहाँ से दो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, शॉर्ट स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं जिसका हमारा टारगेट रहेगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि उसके बाद जो बैकिंग अप एक्शन हमें देखने को मिलता है वहाँ पे 3, 4, 5 मंथ का टाइम प्राइस स्पेंड कर सकता है, कई बार 1 साल का टाइम भी स्पेंड कर देता है। तो हम यहाँ से 2 पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, एक हमारी स्विंग ट्रेड होने वाली है जिसको हम यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट फेलियर होगा यहाँ पे बुक करेंगे, और एक हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड रहने वाली है जिसमें हम बैकिंग अप एक्शन के बाद में फिर से एक प्राइस स्ट्रक्चर बनेगा जिसको रीड करेंगे और वहाँ पे हम एडिशन करके उस पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो इस चेंज ऑफ द कैरेक्टर में हमें जो देखने को मिलता है इवेंट्स, उनमें एक इवेंट होती है स्प्रिंग इवेंट।
जो कि एक स्प्रिंग हो सकती है और एक शेकआउट भी हो सकता है। स्प्रिंग का मतलब है कि प्राइस सपोर्ट लेवल्स के नीचे टेम्परेरी कमिट करता है और फिर इमीडिएटली रिवर्स करके ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल शो करूँ कैंडल्स की फॉर्म में, तो 1-2 दिन के लिए प्राइस कमिट करता है नीचे और फिर क्विक रिकवरी हमें देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइप एक्शन की। स्प्रिंग को जैसे कंप्रेस करते हैं और फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो प्राइस 1-2 दिन के लिए कमिट करता है और वापसी ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है। सेकंड जो होता है शेकआउट। शेकआउट अगर हम बात करें तो शेकआउट होता है सपोर्ट लाइन के नीचे कुछ टाइम के लिए कमिटमेंट हमें देखने को मिलती है और प्राइस फिर से रिवर्स कर जाता है ट्रेडिंग रेंज में और ट्रेडिंग रेंज को रिटेस्ट करता है सपोर्ट लेवल पर, वहाँ से फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। तो जब प्राइस कुछ टाइम के लिए जैसे 4-5-6 दिन के लिए अगर नीचे कमिट करता है तो उसको हम एक शेकआउट बोल सकते हैं। तो स्प्रिंग और शेकआउट में ये डिफरेंस है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सबसे बेस्ट प्राइस हमें यहाँ पे मिल सकता है बाय करने में, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे एनालिसिस की हमें ज़रूरत है कि ये बायस हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये सच में यहाँ से रिवर्स होने वाला है या फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ क्रैक करने वाला है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली की हमने बात कर ली। इसके बाद में जो एक होता है बैकिंग अप एक्शन। बैकिंग अप एक्शन क्या होता है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली जो होती है वो अपने आप में जो एक रैली है वो ओवरबोट जोन में चली जाती है और ओवरबोट जोन में प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मीन रिवर्जन ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ पे देखा था तो प्राइस 95% ऑफ द टाइम इस मीन के अराउंड हावर कर रहा था। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स का बिहेवियर क्या होता है, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है यानी मीन से काफ़ी दूर चला जाता है तो मीन रिवर्जन ट्रेडर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं और वो एक मीन की तरफ ट्रेड करते हैं। फिर जैसे ही प्राइस सपोर्ट से नीचे कमिट करता है तो फिर से मीन रिवर्जन ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो एक मीन की तरफ में ट्रेड करते हैं। तो इसी तरीके से साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली अपने आप में एक ओवरबोट रैली होती है और यहाँ से मीन रिवर्जन ट्रेडर्स फिर से अटैम्प्ट करते हैं मीन रिवर्जन ट्रेडिंग। और इस टाइम क्या होता है कि ये जो रिएक्शन डेवलप होती है ये सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल तक डेवलप होती है, स्लाइटली ट्रेडिंग रेंज में टच करती है और फिर यहीं से कंसोलिडेशन करके अपना एक और ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो इसको बोलते हैं बैकिंग अप एक्शन। बैकिंग अप एक्शंस में जो प्रीवियस रैलीज में जो रेजिस्टेंस था उनको ये टेस्ट करता है एज ए सपोर्ट। और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है अप ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं फेज ई। तो हमने यहाँ पे फेज ए, फेज सी प्लस फेज डी दोनों को यहाँ पे देख लिया। फेज ई एक नया अप ट्रेंड बचा हमारे पास फेज सी। तो फेज सी जो होता है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। फेज सी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको डिटेल्स में हम धीरे धीरे वीडियोज़ में समझते हुए जाएंगे। इसमें एक इवेंट होती है आपके पास अप थ्रस्ट इवेंट। अप थ्रस्ट इवेंट का मतलब है कि रेजिस्टेंस के ऊपर एक टेम्परेरी कमिटमेंट और फिर से इमीडिएटली प्राइस आ जाता है ट्रेडिंग रेंज में। ये जो अप थ्रस्ट होता है यानी कि ये एक लोकल ब्रेकआउट होता है ऑटोमेटिक रैली के ऊपर। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सबसे पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट होता है फॉर रिटेलर्स कि मैक्सिमम लोग जो रिटेलर्स हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है चलो उसको बाय कर लेते हैं और इसी बाइंग का फ़ायदा उठा करके इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटी सेल कर देते हैं और यहाँ पे रिटेलर्स जो ट्रैप हो जाते हैं। सेकंड जो इवेंट इसमें देखने को मिलती है वो सेकेंडरी टेस्ट इन फेज़ बी जिसको हम माइनर साइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। क्योंकि ये जो इवेंट है ये माइनर साइन ऑफ वीकनेस को क्यों बोलते हैं, ये कमिट करता है बिलो द सपोर्ट ऑफ सेलिंग क्लाइमेक्स। अगर फेज़ बी में प्राइस बिलो द सपोर्ट ऑफ सेलिंग क्लाइमेक्स जाता है फिर रिवर्स करता है तो ये सजेस्ट करता है कि अभी प्राइस में कुछ साइन ऑफ वीकनेस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज को रीड कर सकते हैं। तो वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट जो फेज हमें ट्रेड करने के लिए हमारे पास है फेज सी प्लस फेज डी। 4 फेज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किए, फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज डी एंड फेज ई। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमें देखने को मिलता है वो 2 बार मिलता है, एक बार इन द ट्रेडिंग रेंज और एक बार आउट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। अब इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कैसा चार्ट पे ये दिखता है। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्राइस जो था वो एक डाउन ट्रेंड में,
एंड में हमें एक सेलिंग क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। सेलिंग क्लाइमेक्स की हमने क्या बात की थी कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहला इंक्रीज इन वॉल्यूम, दूसरा इंक्रीज इन स्प्रेड, और तीसरा एक क्लाइमेक्टिक रन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े स्प्रेड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है, और थर्ड चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें गैप्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये हमारी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रैली डेवलप होती है, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली, तो वो रैली हमारे यहाँ तक ट्रैवल करती है। इसको हम इजीली पहचान सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक रैली, क्योंकि इससे पहले जो भी रैलीज़ के अटैम्प्ट हुए थे इस रिएक्शन के दौरान, वो बहुत ही माइनर अटैम्प्ट्स थे, और ये जो है सबसे लार्जेस्ट रैली बनी है इस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अब एक चेंज ऑफ करेक्टर जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद जो फॉलो करता है एक सेकेंडरी टेस्ट। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि अब डाउन ट्रेंड जो है वो एंड हो गया है, और प्राइस अब एक कंसोलिडेशन जोन में जाने वाला है, यानी कि एक ट्रेडिंग रेंज में प्राइस अभी जाने वाला है। इसके बाद ऑटोमेटिक रैली के बाद एक सेकेंडरी टेस्ट हमें जो काफ़ी हायर लो यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ से मैंने आपको तरीका बताया था कि हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, और उसके बीच में प्राइस हमारा रहने वाला है। बट जैसे जैसे हमें न्यू पॉइंट्स मिलते हुए जाएंगे, न्यू हाईज लोज मिलते हुए जाएंगे, तो हम अपनी लाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो हमारी ट्रेडिंग रेंजेज है वो डाउन स्लोपिंग और अप स्लोपिंग भी हो सकती है। तो यहाँ से हमें सेकेंडरी टेस्ट बहुत हायर लो देखने को मिलता है। इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू देखने को मिलती है। उनकी नज़र में ये जो है एक्सट्रीम वैल्यू है, और काफ़ी लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे बल्क में बाइंग होती है, जो रिजल्ट करती है एक वी शेप रिकवरी में। और वी शेप रिकवरी जब भी होती है तो बॉटम से प्राइस रेयरली कभी आता है। यहाँ वही इवेंट देखने को मिली है। एक थोड़ा सा एडिशन मैंने इस चार्ट को ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया है, क्योंकि कुछ एडिशन और मिल्स के नॉर्मल एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज के कंपेयर में। अगर हम इसको रीड करने की कोशिश करें कि क्यों यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम वैल्यू बोला उनके लिए, तो जब प्राइस यहाँ तक डेवलप हुआ था, बहुत ही माइन्यूट से हमें ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही माइन्यूट से रैली के अटैम्प्ट देखने को मिलते हैं। बट इस कैंडल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे लोकली वॉल्यूम भी इंक्रीज है, और साथ में एक काफ़ी बड़े गैप डाउन के बाद बहुत ऊपर क्लोज कराने में कामयाब होता है। तो ये जो बिहेवियर है ये सजेस्ट करता है कि किसी न किसी इंस्टीट्यूशंस को ये जो प्राइस है एक वैल्यू प्राइस लगा, और उसने बाइंग अपनी स्टार्ट की। बट अभी भी मार्केट में सप्लाई अवेलेबल थी, तो प्राइस और नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, और इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी सपोर्ट। प्रिलिमिनरी सपोर्ट होता है कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हैं एक सपोर्ट डेवलप करने का, और ये हमेशा फेल करती है। इसके बाद हमें एक और राउंड डाउन मूव का देखने के लिए मिलता है। बट ये हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को वैल्यू दिख रही है, और बिग इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन करने का यही तरीका होता है, क्योंकि वो 1-2 दिन में अपनी फुल क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। उनको चाहिए 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन शेयर। तो उनका तरीका यही होता है कि वो डाउन द मूव बाय करें और अप द मूव बाय करें, दोनों मूव्स में वो बाय करते हैं। तो हमें यहाँ से बाइंग इनिशिएट होते हुए दिखती है, और वो जो यहाँ तक जाती है। तो अगर जिसके लिए ये प्राइस वैल्यू प्राइस था, यानी कि 900 से लेकर के 1100 तक का प्राइस वैल्यू प्राइस था, तो जब उनको मिलता है 650 का प्राइस, तो उनके लिए बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू है, और वहाँ पे वो बल्क में बाइंग करते हैं। बल्क में बाइंग हमें कैसे दिखेगी? बल्क में बाइंग दिखेगी वॉल्यूम की फॉर्म में, कि वॉल्यूम हमें ड्रास्टिकली इंक्रीज वहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है भी कंपेयर टू दिस वॉल्यूम। तो ये सजेस्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीम लिक्विडिटी, जो कि दोनों ही रिक्वायरमेंट है एक बिग इंस्टीट्यूशंस की। तो इसीलिए प्राइस रेयरली ही कभी ऐसी कंडीशंस में सेलिंग क्लाइमेक्स के लो को टेस्ट करता है। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था। ये हमें ऑटोमेटिक रैली मिल गया, और ये हमें एक सेकेंडरी टेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूड होता है फेज़ ए, और तरीका हमारा सिमिलर है कि हमने यहाँ से हम ओरिएंटल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम अब प्राइस जो है वो इसी रेंज में रहना चाहिए।
तो एज पर रूल हमने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग रेंज को कंस्ट्रक्ट किया। बट जैसे जैसे हमें और पॉइंट्स मिलते हुए जाता है, जैसे हमें यहाँ पे एक हायर हाई मिलता है और यहाँ पे एक हायर लो मिलता है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अगर सेम पैरेलल चैनल कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमने इसको कंस्ट्रक्ट करके बना दिया एक अप स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज। सेकेंडरी टेस्ट के बाद हमें यहाँ पे अब फेज़ बी मिलता है, और फेज़ बी में आप देखेंगे अप थ्रस्ट एक्शन, जो कि बायर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट होता है, जहाँ पे वो बाइंग करना इनिशिएट करता है एक लोकल ब्रेकआउट के बाद में। तो इस एरिया में अगर हम ऑब्जर्व करें तो वॉल्यूम सिग्नेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाता है। तो यानी कि थोड़ी सी सेलिंग जो इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं यहाँ पे तो कुछ अमाउंट सेल करके फिर से प्राइस को सपोर्ट ना करके फिर से टेस्ट करते हैं सेकेंडरी टेस्ट को। यानी कि जो सेलिंग क्लाइमेक्स लेवल पे हमें 3 बार टेस्टिंग देखने को मिलती है, एक बार फेज़ ए में, दूसरी बार फेज़ बी में, और तीसरी बार हमें देखने को मिलती है टेस्टिंग फेज़ सी में, जो कि एक फाइनल टेस्टिंग होती है। तो ये भी एक तरीका है फेज़ सी को आइडेंटिफाई करने का कि फेज़ सी में जो होता है वो थर्ड टेस्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2 की यहाँ पे हमें स्प्रिंग और शेक आउट टाइप एक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फेज़ सी हो सकता है। तो इसको अगर हम रीड करते हुए चलें तो हमें एक अप थ्रस्ट एक्शन इन फेज़ बी, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, थर्ड टेस्ट ऑन द लेवल ऑफ सपोर्ट, और एक स्प्रिंग टाइप एक्शन यहाँ देखने को मिलता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है फेज सी, यानी कि स्प्रिंग प्लस उसका टेस्ट। अब बीच में जो बचता है वो बचता है हमारे पास फेज़ बी। ये हमारे पास है फेज़ बी। अब फेज़ बी में अगर हम प्राइस को ऑब्जर्व करें तो प्राइस पूरा टाइम फेज़ बी में अपना बिताता है अपर हाफ में। तो ये शो करता है स्ट्रेंथ की, अभी प्राइस में स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब जो हमारा मेन मोटिव था कि क्या हमें करना है ट्रेडिंग रेंज जैसे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर पता लग गया, तो हमें क्या करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है बायस और टाइमिंग। तो बायस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारा जो प्रायर ट्रेंड था वो था डाउन ट्रेंड, लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है, एक ऑटोमेटिक रैली हमें देखने को मिलती है। तो अब हमें बायस इसमें डेवलप करने की अब हमारी क्या बायस होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इनिशियल बायस के साथ ही, और हम रखेंगे अभी हमारी डाउन बायस ही है। और जैसे जैसे ट्रेडिंग रेंज डेवलप होते हुए जाएगी हम अपनी उस बायस को आइदर कंफर्म करेंगे या हम उसको रिवर्स कर देंगे। तो कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें कमिटमेंट चाहिए प्राइस की लॉस के नीचे, और हमें सेलिंग देखने को मिलनी चाहिए। और उस अगर सेलिंग नहीं भी देखने को मिले तो हमें देखने को मिले कि सपोर्ट वहाँ पे प्राइस को नहीं किया जा रहा है, रेंज के हायर पोर्शन में सेलिंग देखने को मिलती है, और लोअर पे जब आता है तो रैलीज जो वीक रैली हमें देखने को मिले, और उन रैलीज़ के पीछे कोई इंस्टीट्यूशनल एफर्ट ना हो। तो यहाँ पे हम रैलीज और रिएक्शन को 1 बाय 1 रीड करते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक रैली, इसकी भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि बिग साइज कैंडल्स हमें देखने को मिल सकता है, गैप्स भी देखने को मिल सकता है। अब हम डाउन बायस के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन डेवलप होती है जो कि सेकेंडरी टेस्ट की फॉर्म में होती है, तो उसमें हमें यहाँ देखने को मिलता है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को मार्केट में प्रेजेंट नहीं किया, जबकि पहले हमें इंक्रीज इन वॉल्यूम यहाँ देखने को मिला था। तो इसके कंपेयर में वॉल्यूम डिक्रीज हुई, तो इसकी सेंस क्या बनती है कि किसी ने बाइंग की और बाइंग करके उस क्वांटिटी को स्टोर कर लिया, फिर से मार्केट में रिलीज नहीं किया। तो इसी तरीके से हमें डिक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही सेकेंड हाफ में जब रेंज के सेकेंड पार्ट में लोअर पार्ट में प्राइस आता है तो वहाँ पे वॉल्यूम एकदम डिक्रीज हो जाता है, यानी कि थोड़े बहुत जो हमें 1-2 स्पाइक्स देखने को मिलते भी हैं तो वो हमें रेंज के अपर हाफ में मिलते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है वहाँ पे सेल करके प्राइस को वापसी रेंज में लेकर के आना। ठीक है, तो यहाँ से हम फेज़ ए कंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रैलीज को कि नेक्स्ट रैली कैसे डेवलप होती है, उस रैली पे प्राइस का कैरेक्टर क्या है और उसमें परफॉर्मेंस कैसा है इंस्टीट्यूशंस का, उनका पार्टिसिपेशन कैसा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रैली है वो काफ़ी अच्छी रैली है। अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो वो काफ़ी लेबोरियस रिएक्शन थी, बट जो ये रैली है वो काफ़ी क्विक रैली है जो क्विकली रजिस्टेंस तक पहुँच जाती है। और यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा क्वेश्चन करती है कि हम बायस को चेंज करें या ना करें, बट ये इसके कहीं अप स्लोपिंग रेजिस्टेंस के ऊपर कमिट नहीं करती। तो हमें देखना पड़ेगा कि आने वाली रिएक्शन
कैसे डेवलप होती है। इसके बाद डिक्रीज इन वॉल्यूम, जो हमें जनरल डिक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिलता है पूरे फेज़ बी में, और जो रिएक्शंस हैं वो रेंज के हाफ के नीचे भी कमिट नहीं कर पाती। तो ये हमें सजेस्ट करते हैं कि प्राइस में कहीं ना कहीं अभी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। यहाँ पे जो वॉल्यूम सप्लाई यहाँ पे जो देखने को मिली थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते हैं सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज होते हुए चली जाती है। तो ये हमारे लिए पॉइंट है कि हम अपनी बायस को यहाँ पे रिवर्स करें कि बायस हमारी चेंज यहाँ पे हो सकती है। बट हम वेट कर रहे हैं एक और फाइनल टेस्ट का ऑन द लेवल ऑफ सपोर्ट, सेकेंडरी टेस्ट जो फेज़ ए में हुआ था हमारा यहाँ पे। तो देखते हैं फाइनल रिएक्शन कैसे डेवलप होती है। ये जो फेज़ सी में रिएक्शन डेवलप हो रही है इसको अगर हम नोटिस करें कंपेयर टू दीज रिएक्शंस, कंपेयर टू दीज, तो इसमें जो स्प्रेड साइज़ है वो काफ़ी कम है। सिर्फ हमें एक बार इंक्रीज स्प्रेड देखने को मिलता है, बाकी जो स्प्रेड्स हैं प्राइस स्प्रेड्स काफ़ी छोटे छोटे हैं। टॉप हाफ में यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो वॉल्यूम सिग्नेचर मीडियोकर वॉल्यूम सिग्नेचर है, कोई इंक्रीज़ नहीं करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मीडियोकर वॉल्यूम सिग्नेचर है, सिर्फ एंड में एक स्पाइक हमें देखने को मिलती है और उस स्पाइक के बाद में कोई हमें अच्छा लोअर कमिटमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलता है, जो सजेस्ट करता है। और क्विक रिवर्सल जो यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप एक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स है कि अपर हाफ में हमें अच्छी सेलिंग देखने को नहीं मिली, रिवर्सल जो हमारे पास प्राइस स्प्रेड्स है वो काफ़ी कम है, और अगर प्रोग्रेस देखें डाउनवर्ड प्रोग्रेस क्लोज टू क्लोज प्रोग्रेस को हम ऑब्जर्व करें तो वो काफ़ी कम। जैसे इस कैंडल ने एक लो बनाया, उसके बाद 4-5 कैंडल उसी के अंदर फंसी हुई है, फिर एक नया लो बनाता है और उसके अंदर 4-5 कैंडल उसी के अंदर फंसी हुई है, फिर एक कैंडल नया लो बनाती है और उसी के अंदर कैंडल्स फंसी हुई है। यानी कि जो डाउनवर्ड रिएक्शन है वो काफ़ी लेबोरियस रिएक्शन है, काफ़ी स्लो रिएक्शन है। अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग हुई होती, ब्रूटल सेलिंग हुई होती, तो हमें काफ़ी फास्ट रिएक्शन, इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती, बड़े बड़े स्प्रेड्स, और बहुत जल्दी रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाती। यानी कि अगर हम इस रैली को देखें तो बहुत कम टाइम में ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज में रेजिस्टेंस के ऊपर पहुँच जाती। और अगर हम इस रिएक्शंस को देखें तो ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स यहाँ पर लेती है रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल पे ट्रैवल करने में, और जिसके पीछे हमें कोई वॉल्यूम इंक्रीज देखने को नहीं मिलता। एंड में जो मिलता है तो वो एक जनरल कैपिचुलेशन है वीक हैंड्स का, कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की हैबिट होती है कि एंड में एक बार वीक हैंड्स को सेक किया जाए ताकि वो अपनी सप्लाई जा करके यहाँ पे प्रेजेंट ना करें और उनको हायर प्राइस पे बाइंग ना करनी पड़े। तो ये हमें सेकेंडरी टेस्ट, ये स्प्रिंग टाइप एक्शन देखने को मिलता है, और जो रिवर्सल, इसका क्विक रिवर्सल होता है ट्रेडिंग रेंज में, ये इसको कंफर्म कर देता है कि एक स्प्रिंग टाइप एक्शन था। और इसका फर्दर कंफर्मेशन हमें मिलता है इसी के एक टेस्ट से, स्प्रिंग के टेस्ट से। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को ऑब्जर्व करें तो लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है, यानी कि जो स्प्रिंग टाइप एक्शन हुआ था वहाँ पे जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करती है, बट प्राइस यहाँ पे एक लोअर हायर लो फॉर्म करता है, और जो रिएक्शन डेवलप होती है वो काफ़ी फ्लैट टाइप की रिएक्शन डेवलप होती है। तो ये हमारी कन्विक्शन को और भी इंक्रीज कर देता है कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में चलने के लिए रेडी है। तो एंड में जाकर के फेज सी में हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज ऑफ बिहेवियर देखने को मिलता है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, यानी कि इंक्रीज वॉल्यूम होने के बाद भी अगर हम इसको कंप्लीट देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए जाती है एंड तक, बट प्राइस एक लोअर लो बनाने में कामयाब नहीं होता है। तो ये प्राइस लोअर लो क्यों नहीं बना पा रहा इतनी सप्लाई आने के बाद भी? क्योंकि इस सप्लाई को बिग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और इसके बाद हमें एक स्मूथ अप ट्रेंड देखने को मिलता है। ये जो रैली मैंने आपको बोला था कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली, तो जो लोज से डेवलप होती है, रेजिस्टेंस के हाइज पे कमिट करती है और वहाँ पे सस्टेन करती है। देखिए कितने टाइम तक सस्टेन किया। इससे पहले जब भी प्राइस ज़्यादा था तो तुरंत वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाता था, बट यहाँ पे जो रिएक्शन है वो काफ़ी फ्लैट रिएक्शन है, तो एक बैकिंग अप एक्शन है, और रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट परफेक्टली टेस्ट किया गया है, और उसके बाद एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज को रीड कर सकते हैं और अपनी बायस और टाइमिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या बायस होने वाली है और कब टाइमिंग होने वाली है उस ट्रेडिंग रेंज से एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट डेवलप होने की। अब हम देखते हैं कि रीअक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन में क्या डिफरेंस होता है और रीअक्यूमुलेशन रेंज को कैसे रीड करते हैं। ये एक टीसीएस का एग्जांपल है और यहाँ पे एक रीअक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज को शो किया गया है। रीअक्यूमुलेशन रेंज को कैसे रीड कर सकते हैं? सेम फॉर 4 फेजेस A B C D E, यहाँ पे 5 फेजेस
सिमिलर तरीके जैसे एक्यूमुलेशन होता है उसी तरीके से फेज डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। और इसका बेसिक डिफरेंस एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन में जो होता है, एक्यूमुलेशन से पहले जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है, और री एक्यूमुलेशन से पहले जो हमारा ट्रेंड होता है वो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड होता है। तो प्राइस अप ट्रेंड में है और उसके बाद ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है और फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो इस ट्रेडिंग रेंज को हम री एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज बोलते हैं। तो हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कब प्राइस अप ट्रेंड से एक नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में जाने वाला है। तो उसके बीच में जो हमारे पास स्विच होता है वो क्या होता है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप फोकस करिए इस मूव के ऊपर। ये जो मूव है काफ़ी छोटे टाइम में काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्टीप अप मूव देखने को मिलता है। जैसा हमें सेलिंग क्लाइमेक्स देखने को मिलता है उसी तरीके से इसको बोलते हैं बाइंग क्लाइमेक्स। और बाइंग क्लाइमेक्स दो तरीके से फॉर्म होता है, एक स्टीप अप मूव आपको देखने को मिल सकता है और इंक्रीज वॉल्यूम देखने को मिल सकती है कि वहाँ पे सेलिंग की जाती है इन द एक्साइटमेंट ऑफ वीकेंड्स। सेकंड हमें देखने को मिल सकता है एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, और जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए चले जाते हैं, यानी कि वहाँ पे बाइंग जो है वो डिक्रीज होते हुए चली जाती है, डिमांड यहाँ पे कम होते हुए चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो एक बाइंग क्लाइमेक्स का है। ये काफ़ी क्लाइमेक्टिक रन देखने को मिलता है, और इसके पीछे अगर वॉल्यूम सिग्नेचर की बात करें, डिमांड की अगर बात करें, तो डिमांड यहाँ पे हमें रिड्यूस्ड डिमांड देखने को मिलती है कंपेयर टू दिस। सिमिलरली अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिलती है, और प्राइस जो है वो कुछ स्मूथ ट्रैवल नहीं कर रहा है, काफ़ी रेजिस्टेंस प्राइस बनाते हुए यहाँ पे ट्रैवल करता है। तो ये जो हमारे पास जो है ये प्रिलिमिनरी सप्लाई एरिया है कि यहाँ पे सबसे पहले अटेम्प्ट किया गया था प्राइस को स्टॉप करने के लिए कि ऊपर की तरफ प्राइस स्टॉप ना हो। तो जिस तरीके से हमने बात किया कि कैसे एक बिग इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन को एक्वायर करता है कि ऑन द वे डाउन भी वो बाइंग करते हुए जाते हैं और ऑन द वे अप भी बाइंग करते हैं, तो उसी तरीके से जब उनको अपनी पोजीशन कुछ ऑफलोड करनी है तो वो ऑन द वे अप उस पोजीशन को ऑफलोड करते हुए जाते हैं और ऑन द वे डाउन ऑफलोड करते हैं। तो सबसे पहला अटैम्प्ट यहाँ पे होता है, और ये अटैम्प्ट भी प्रिलिमिनरी सपोर्ट की तरह, जो हमने सेलिंग क्लाइमेक्स में बात की थी उससे पहले एक प्रिलिमिनरी सपोर्ट आता है, उसी अटैम्प्ट की तरह ये प्रिलिमिनरी सप्लाई का जो अटैम्प्ट होता है ये भी फेल होता है, और वहाँ से हमें एक और मूव कंटिन्यू देखने को मिलता है। अब इस पूरे अप ट्रेंड में अगर हम बात करें तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट रिएक्शन, यानी कि डाउन डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। सेकंड स्प्रेड्स अगर देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट स्प्रेड है पूरे इस रैली में, जितनी भी रिएक्शंस अभी तक डेवलप हुई है सबसे लार्जेस्ट स्प्रेड है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास ये प्राइस का दिख तो रहा है। ये हमारे पास जो बार है इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बार भी बोलते हैं, और इसके पीछे इंक्रीज वॉल्यूम भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं ड्रॉ करने को कि ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और अब यहाँ से प्राइस एक नॉन ट्रेंडिंग जोन में जा सकता है। और हम सिमिलर हमारा वही तरीका है कि हम यहाँ से दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं कि प्राइस को जो है इस रेंज में रहना चाहिए बहुत लंबे टाइम तक। तो इस तरीके से हमें एक हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है। बट जैसे जैसे फेजेस डेवलप होते हैं और हमें लोअर हाइज लोअर लोज मिलते हुए चले जाते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हल्की सी इसको डाउन स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज बना लेते हैं। तो मैंने आपको बेसिक्स जो पढ़ाया था एक हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग रेंज पे, इससे पहले एक्यूमुलेशन दिखाया एक अप स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज पे, और अब हम देख रहे हैं एक डाउन स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज जिसमें हम री एक्यूमुलेशन को रीड कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेडिंग रेंज है। अब हमें बायस की बात करनी कि हमें बायस डेवलप करना है अपना कि हमारा क्या बायस होने वाला है। तो उसके लिए हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो रिएक्शन है वो कितना डीप जाती है और उसके पीछे किस तरीके की वॉल्यूम प्रेजेंट की जाती है, किस तरीके की सप्लाई वहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर इस सप्लाई को हम चेंज ऑफ रिएक्शन जो हमारा ये है, इस सप्लाई को अगर हम कंपेयर करें दिस सप्लाई, तो ये उससे कुछ ना कुछ कम है या ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ कम ही बोलेंगे। सप्लाई भी कम है और जो रिएक्शन ट्रैवल करती है वो कोई बहुत डीप ट्रैवल नहीं करती है। तो इससे हम इस जजमेंट पर पहुँचते हैं कि हम हमारी
इनिशियल बायस है यानी कि जो अप बायस है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और जैसे जैसे ट्रेडिंग रेंज डेवलप होगी उस बायस को या तो हम कंफर्म करेंगे या उस बायस को हम रिवर्स कर देंगे। तो या तो आप कंफर्मेशन के क्लूज देखते हुए चले जाइए या फिर आप उसको रिवर्स करने के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हुए चले जाइए ट्रेडिंग रेंज के अंदर। तो हमारा बाइंग क्लाइमेक्स डेवलप होता है, उसके बाद हमारा एक ऑटोमेटिक रिएक्शन और एक सेकेंडरी टेस्ट। तो इस तरीके से हमारा कंक्लूड होता है फेज़ ए। अब जैसे जैसे फेज़ बी डेवलप होता है तो हम देखते हैं वॉल्यूम जो है कुछ वॉल्यूम सिग्नेचर एक सिमिलर टाइप जैसा फेज़ ए में था कुछ वैसा ही वॉल्यूम सिग्नेचर देखने को मिलता है और लोकली थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करता है। बट ये इंक्रीज्ड वॉल्यूम सिग्नेचर एक लोअर लो बनाने में कामयाब नहीं होता। अगर हमें अपनी बायस को फेल करना है तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा दिखना चाहिए कि सेलिंग हो रही है, और उस सेलिंग में उस जब सप्लाई प्रेजेंट की जाती है मार्केट में तो उस सप्लाई का कुछ डाउनवर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी कि कोई और बड़ा प्लेयर उस सप्लाई को एब्जॉर्ब ना करे, तभी हमें डाउनवर्ड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर डाउनवर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है इंक्रीज सप्लाई के बाद भी, यानी कि उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया गया है और ये एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे इंक्रीज सप्लाई लोकली देखने को मिलती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इंक्रीज नहीं है, इससे ज़्यादा सप्लाई हमें यहाँ भी देखने को मिली थी। और जो रिएक्शन है वो बहुत ही फ्लैटिश सा एनवायरनमेंट यहाँ देखने को मिलता है। और जो ये रिएक्शन को अगर हम बात करें तो बहुत ही लेबोरियस रिएक्शन है, जो कि ऑटोमेटिक रिएक्शन के लो के नीचे एक टेम्परेरी कमिटमेंट करती है, और इस कमिटमेंट में कोई इंक्रीज वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि डिक्रीज में ही वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज करती है और फिर से एक रैली डेवलप होती है। वॉल्यूम सिग्नेचर ऑलमोस्ट फेज़ ए और बी में ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम सिग्नेचर हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है फेज़ सी को। तो फेज़ सी आइडेंटिफाई करने का जो तरीका बताया था कि एक स्प्रिंग टाइप एक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को देखें कंपेयर टू दिस ऑटोमेटिक रिएक्शन और दिस, ये रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा स्टीप है, यहाँ पे स्प्रेड का साइज इंक्रीज कर जाता है। और ये जो रिएक्शन होती है एक सेकंड पॉइंट ऑफ फियर होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ फियर जो होता है, मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताना भूल गया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ फियर पब्लिक के लिए होता है सेलिंग क्लाइमेक्स, कि अब कुछ नहीं बचा है स्टॉक में और सब अपना बेच के वहाँ से निकल लेते, जो रीजन बनता है जनरल कैपिटुलेशन का, और बड़े बड़े वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं। और सेकंड पॉइंट ऑफ फियर होता है जब प्राइस फेज सी में जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस इंटेंशनली सेक आउट करते हैं रिटेलर्स को। ये उनके लिए एक सेकंड पॉइंट ऑफ फियर होता है। अगर इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो फेज़ बी में जो लो डेवलप हुए थे उन लोस के नीचे तो ये नहीं जाता, उसके नीचे कमिटमेंट नहीं करता, कोई हमें क्लोजिंग उसके नीचे देखने को नहीं मिलती है। और एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल कमिट करती है, और उसके बाद अगर हम प्राइस और वॉल्यूम के बिहेवियर को, मैं आपको बार बाय बार रीड करके दिखाता हूँ इसको, इस कैंडल के पीछे का वॉल्यूम सिग्नेचर ये है। सेकंड कैंडल जो बनती है उसके पीछे इससे कहीं ना कहीं इंक्रीज वॉल्यूम सिग्नेचर। अब लास्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया था कि हम वॉल्यूम को देखेंगे एफर्ट की फॉर्म में, कि इतना एफर्ट लगाया गया प्राइस को मूव कराने में, और प्राइस मूवमेंट को हम देखेंगे रिजल्ट की फॉर्म में। तो अब अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये जो एफर्ट लगाया गया था, दिस रेड कैंडल, इस एफर्ट का ये रिजल्ट निकला डाउनवर्ड। सेकंड कैंडल जो हमें देखने को मिल रही है, एक ब्लू कैंडल, यहाँ पे एफर्ट कुछ इंक्रीज करता है कंपेयर टू दिस रेड कैंडल, बट क्या डाउनवर्ड रिजल्ट देखने को मिलता है इस कैंडल में? इस कैंडल का लो था, इसके नीचे भी कमिट नहीं करते बल्कि इसके ऊपर ही कमिट करती है। इसके नीचे जाता है एक बार और प्राइस फिर से रिवर्स करके ऊपर कमिट करता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है डाउनवर्ड वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। इतना एफर्ट लगाया गया बट रिजल्ट यहाँ पे डिक्रीज होता है डाउनवर्ड। तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे बाइंग यहाँ पे अवेलेबल है और इस सप्लाई को एब्जॉर्ब किया गया है। और जैसे ही जहाँ भी आपको इस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है कि सडनली वॉल्यूम इंक्रीज करती है या सपोर्ट्स के नीचे कमिट करती है, तो उसका एक रीटेस्ट हमेशा होता है, और उस रीटेस्ट के सक्सेस होने के बाद सबसे बेहतरीन हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है। इस फॉल का एक रीटेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। इनमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो वॉल्यूम सिग्नेचर कंपेयर टू दिस डिक्रीज करता है और एक हायर लो फॉर्म होता है। और हमें एक और रीटेस्ट देखने को मिलता है जो यहाँ पे, अगर इसमें हम बात करें तो जैसे हमने उस एक्यूमुलेशन रेंज को पढ़ा था, लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है, एफर्ट इंक्रीज करता है, बट डाउनवर्ड रिजल्ट यहाँ पे फिर से डिक्रीज कर जाते हैं और हमें एक हायर लो देखने को मिलता है।
तो यहाँ से हमारी कन्विक्शन और इंक्रीज़ हो जाती है कि ये अब जो है प्राइस रेडी है एक अप ट्रेंड में मूव करने के लिए, और हमारे पास अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ एंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि अबोव दिस हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री। अब अगर हम फेजेस में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम फेज़ ए और फेज़ बी में कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेट फेज़ बी में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलता है, और फेज़ सी में फिर से लोकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है, जो यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर से, जो प्राइस रिएक्ट करता है इस वॉल्यूम के साथ में कि जिस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है और प्राइस नीचे कमिट नहीं करता, तो ये सजेस्ट करता है कि इस वॉल्यूम को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है, और यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशंस की जो इंटरेस्ट है वो प्राइस को ऊपर ले जाने में। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अप ट्रेंड में, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होते हुए चली जाती है, जो सजेस्ट करती है कि वॉल्यूम को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ना कि दोबारा से मार्केट में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये डिक्रीज वॉल्यूम हमें और कॉन्फिडेंस देती है कि ये अप ट्रेंड जो है सक्सेसफुल होने वाला है। तो इस तरीके से हम एक रीअक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज को पढ़ सकते हैं। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। इन्फो एज का ये चार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट चार्ट स्टडी करके दिखाया था फुल टाइम का, बट इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे ये एक अप ट्रेंड था, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास एक अप ट्रेंड था, ये जो कंटिन्यू करता है प्राइस ऑलमोस्ट 90 के लेवल से 370, 390, 400 के लेवल तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक 4x का मूव। जब एक अप ट्रेंड है तो हमारा मोटिव है कि हमें आइडेंटिफाई करना है उस स्विच को, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर को, कि अब प्राइस यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में जाने वाला है, और हमें वहाँ से अपनी स्विंग पोजीशन जो हमने इनिशिएट की थी उसको हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और लॉन्ग टर्म पोजीशन को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और उसमें बायस को हम पहले डिफाइन करेंगे क्या बायस हो सकती है। अगर बायस सिमिलर है तो हम उसमें पोजीशन में और एडिशन करेंगे और अपनी पोजीशन साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस अप ट्रेंड को हम रीड करते हैं। इन रिएक्शंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बहुत ही शैलो रिएक्शंस हैं, और सेलिंग में कहीं वॉल्यूम देखने को नहीं मिलती है। फर्स्ट टाइम सिर्फ यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती है, बट ये एक दिन की सेलिंग है और इसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब भी कोई सप्लाई आती है तो ज़रूरी है कि उसको एब्जॉर्ब किया जाए, भले ही ये एक दिन की सप्लाई आई है, बट इसने इफ़ेक्ट किया गया है कि अपवर्ड मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया। इस सप्लाई को कुछ टाइम लेकर के एब्जॉर्ब किया गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 6 मंथ्स का टाइम यहाँ पे लगा है, और उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बट ये जो लेटेस्ट रिएक्शन डेवलप होती है और जो ये लास्ट अप मूव है, इन दोनों को हम ध्यान से रीड करेंगे। ये जो लास्ट अप मूव है ये काफ़ी क्लाइमेक्टिक देखने को लगता है, कि काफ़ी स्टीप अप मूव, कहीं कहीं स्प्रेड्स भी इंक्रीज कर जाते हैं और हमें गैप भी देखने को मिलता है, और लोकली वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, और फिर सडनली अपवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाती है, और एक रिएक्शन डेवलप होती है, जो रिएक्शंस इन सभी रिएक्शंस में सबसे लार्जेस्ट है। तो ये हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है कि ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि हम यहाँ से रेंज प्लॉट कर सकते हैं कि अब प्राइस जो है वो इस रेंज में रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पहले से बिफोर हैंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इस रेंज में स्पेंड करने वाला है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं कि स्प्रेड्स अगर हम ऑब्जर्व करें, स्प्रेड्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाते हैं कंपेयर टू एनी रिएक्शन जो प्रीवियस में रिएक्शन देखने को मिलती है। लोकली वॉल्यूम अब इसमें ऑब्जर्व करें तो वॉल्यूम कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिलता कंपेयर टू दिस, थोड़ा सा इंक्रीज लोकली हल्का सा इंक्रीज देखने को मिलता है, बट कोई ड्रामेटिक सेलिंग यहाँ पे नहीं है जिससे हम ये सोचें कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो डेप्थ ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज वॉल्यूम, स्लाइटली इंक्रीज वॉल्यूम सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी अब बायस के साथ में कंटिन्यू करेंगे, और हमारे पास पॉइंट्स मिल गए हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में प्राइस ट्रैवल करने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे सपोर्ट लेवल से, और जैसे ही हमें रेजिस्टेंस के पास से फर्स्ट फेलियर मिलेगा वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और ये भी ऑलमोस्ट 230, 240 के प्राइस से लेकर के 370, 80 का रेंज होने वाला। तो एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडर के लिए अवेलेबल हो सकता है। देखते हैं क्या सच में ये डेवलप होती है इस तरीके की ट्रेडिंग रेंज, या फिर कुछ अलग डेवलप होता है, या फिर से ट्रेंडिंग कर जाता है।
क्या हमारी स्टडीज़ यहाँ फंक्शन करती हैं। इससे आगे की जो रैली डेवलप होती है, जो रेंज डेवलप होती है, वो कुछ इस तरीके से डेवलप करती है। एक अच्छी रीएक्यूमुलेशन रेंज हमें देखने को मिलती है और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर को बिफोर हैंड अगर आइडेंटिफाई कर ले तो काफ़ी लंबा टाइम ट्रेडिंग रेंज में फंसने से बचा सकते हैं और अपनी कैपिटल को किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में मूव कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी फेज सी या फेज डी में है या फिर फेज ई में, यानी कि बैकिंग अप एक्शन की स्टेज में पहुंचा हुआ है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज के साथ ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग रेंज और उनके अंदर कौन कौन सी बाइक ऑफ इवेंट्स होती हैं और कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में और किस फेज को हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगर इसी में काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।